रूपाली एक पढ़ी लिखी अच्छे घर वाली लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उर्मिला गांव की रहने वाली और थोड़ा पुराने ख्यालात की थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों एक दूसरे से अलग रहती थी। उर्मिला गांव में रहती थी तो रूपाली शहर में, जिससे उसके पति अनुज को भी बहुत सुकून था, क्योंकि अनुज की माँ और पत्नी दोनों के ही स्वभाव से वाकिफ था। एक दिन वो आराम से ऑफिस में काम खत्म करने के बाद अपने दोस्त के साथ बैठा गप्पे मार रहा होता है, तभी उसकी माँ उर्मिला का फोन आता है। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल मैं बहुत बीमार रहने लग गई हूँ, कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके लिए पैसे लगा देता हूँ। अरे वो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके कारण आप बीमार हो गई होंगी। ज्यादा कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, जाके दवा ले आइएगा और दवा खा के आप ठीक हो जाओगी। ज्यादा मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। तू सही कह रहा है बेटा। ठीक है, तू पैसा लगा दे मेरे अकाउंट में, मैं निकलवा कर दवा ले आऊंगी। हाँ माँ, अभी भेज देता हूँ। और मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे होते हुए मुझे वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तू मुझसे दूर रहे या पास, तू मेरी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। माँ मैं आपका बेटा हूँ, इतना करना ना फर्ज बनता है मेरा। वैसे भी आपकी कोई सेवा तो कर नहीं पाता, बस थोड़े बहुत पैसे देकर आपकी थोड़ी बहुत जरूरत को पूरा कर देता हूँ। अगर बेटा होने के बाद भी अगर ये भी ना करूँ तो लानत है मुझ पर। ऐसा मत बोल बेटा, तू मेरा बहुत ध्यान रखता है। तुझसे अच्छा बेटा तो कोई हो ही नहीं सकता है। चल अब मैं फोन रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखियो और बहू का भी। हाँ माँ, आप हमारी चिंता मत करो। आप बस ना अपनी ना सेहत का ध्यान रखो। अच्छा माँ रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? प्रणाम। अनुज इतना कहकर फोन रख देता है और अपनी माँ को पैसे ट्रांसफर करके अपने दोस्त से कहकर निकलवा भी देता है। पैसे मिलने के बाद उर्मिला बहुत खुश हो जाती है और वो अनुज के दोस्त से बोलती है, बेटा मेरी वजह से तुझे इतना परेशान होना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दे। नहीं आंटी जी, अनुज मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसे किसी काम के लिए आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये पैसे निकाल कर आपको देना कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बेटा, आज के जमाने में लोग किसी दूसरे का काम के लिए तुरंत मना कर देते हैं। एक बार ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को कितना दुख होगा। आंटी जी सब एक जैसे नहीं होते हैं और मैं अनुज को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। बेटा कुछ चाय पानी तो पी कर जाओ, ऐसे ही जल्दीबाजी में आए हो और जल्दीबाजी में जा रहे हो। आंटी जी ये तो घर की बात है, मैं इसे अपना ही घर समझता हूँ, फिर कभी आकर पी लूंगा। थोड़ी देर बाद अनुज का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उर्मिला डॉक्टर के पास जाती है और अपना इलाज करवा के दवाई पानी लेकर घर आती है। काफी इलाज पानी करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। तभी एक दिन वो अकेले घर में आंगन में लेटी होती है। तभी अनुज का दोस्त बाइक लेकर वहाँ आता है और उर्मिला को आंगन में अकेला लेटा देखकर वो बोलता है, क्या हुआ आंटी जी आपको? अभी आपकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ क्या? शक्ल से पहले ही ज्यादा बीमार लग रही हैं आप। नहीं बेटा, मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, मैं पहले से और ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। आंटी जी आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप अपने बेटे अनुज के पास शहर चली जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। वहाँ पर आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा और आप इसी बहाने अपनी बहू बेटे के साथ कुछ दिन रह भी लेंगी। यहाँ पर आपको अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से आपको दवाई असर नहीं कर रही है। बेटा बात तो सही कह रहा है, लेकिन मुझे भला कौन शहर लेकर जाएगा? अनुज को समय नहीं है और मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपका ये बेटा कब काम आएगा। मैं आपको अनुज भाई के पास ले चलूंगा, वो भी बिना बताए। देखना भैया कितना खुश हो जाएंगे आपको अचानक से देखकर। अनुज के दोस्त की बात सुनकर उर्मिला बहुत खुश हो जाती है और बिना अनुज को बताए और उसके दोस्त के साथ शाम की ट्रेन पकड़कर वो शहर के लिए निकल पड़ती है। सुबह जब अनुज दूध लेने के लिए जाता है तो डोर बेल बजने पर दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी माँ और दोस्त को देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा बंदर भी आने देगा या यहीं बाहर ही खड़ा रखेगा? अरे हट जा आगे से। माँ आप अचानक से यहाँ कैसे? मुझे लगा कि तू मुझे देखकर खुश होगा, लेकिन तू तो हैरान लग रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बस आपको थोड़ा अचानक से देखा ना, तो समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूँ। अनुज अपनी माँ को लेकर अंदर जाता है। तभी उसकी पत्नी शॉर्ट्स पहने हुए, आंख मीचते हुए नीचे आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उर्मिला उसे देखकर बोलती है, बेटा
तूने ये बहू को छोटे बच्चों के कपड़े क्यों पहना कर रखे हुए हैं? बहू को थोड़ा ठीक से कपड़े दिलवा दे। माँ जी ये कपड़े बड़े के ही हैं, इसे शॉर्ट्स ही बोलते हैं। गर्मी हो रही है ना तो सोचा यही पहन लूं। बहू, घर की बहुओं को इस तरह के कपड़े पहनना शोभा नहीं देता है। जाओ इन्हें बदल कर आओ। माँ जी आप कितनी छोटी सोच रखती है। घर में सभी ही ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं और मैं हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, आगे भी पहनूंगी। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रूपाली शॉर्ट्स पहनकर छत पर कपड़े धो रही होती है और दूसरी तरफ कुछ लड़के खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी उर्मिला वहाँ आती है और उन लड़कों को देखने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने तो बोला था कि तू छोटे छोटे कपड़े घर में ही पहनती है, बाहर नहीं, तो फिर तू इसे पहनकर छत पर क्यों आई है? माँ जी ये छत क्या पड़ोसी की है? ये छत भी तो घर की ही है और वैसे भी मैं कपड़े धो रही हूँ और इस टाइम जो कपड़े पहनने वो गीले हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट्स पहने हैं और अभी थोड़ी देर में साड़ी पहन लूंगी। बहू, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर छत पर आने से पहले ये तो देख लेती कि छत पर कितने लड़के खड़े हैं और वो लोग तुझे कब से घूर घूर कर देख रहे हैं। माँ जी आपकी सोच कितनी छोटी है। वैसे इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप शुरू से ही गांव में जो रही हैं, तो आपकी सोच भी तो गांव वाली ही होगी ना। बहू, इसका मतलब तू मुझे गवार बोल रही है? नहीं माँ जी, मैं आपको गवार नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ कि अपनी छोटी सोच को बदलिए। अगर वो लड़के मुझे देख रहे हैं तो मैं क्या करूँ? जिनको देखना है वो देखेंगे ही माँ जी, फिर चाहे मैं साड़ी पहनूं या सूट या फिर शॉर्ट्स पहनूं। रूपाली फिर से उर्मिला को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उर्मिला फिर अपनी बहू की ये बातों से चिढ़ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन अनुज का दोस्त रूपाली के कमरे में जाता है और देखता है कि वो फोन पर बात कर रही होती है। तभी वो उससे बोलता है, भाभी जी मैं कमरे में आ सकता हूँ क्या? आइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जब से आप आए हैं आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अनुज आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आपको पता है आपके अंदर मुझे अपने छोटे भाई की छवि दिखती है। भाभी जी आप भी मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह लगती हैं। उस दिन जब आंटी जी ने आपको सुनाया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप दुखी मत होइए, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा पुराने जमाने की हैं, इसलिए आप पर रोक टोक करती हैं। जी मैं जानती हूँ, तभी मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। अच्छा भाभी जी अब आप मुझे बताइए, मैं आपके शहर में आया हूँ, आप मुझे कहाँ घुमाने ले चलेंगी? ले भी चलेंगी या फिर नहीं? बिल्कुल चलिए, कल अनुज का ऑफ है, कल चलते हैं सभी घूमने के लिए। अच्छा रहेगा भाभी जी, चलिए अब चलता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपकी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। बेस्ट भाभी और बेस्ट देवर की जोड़ी। मुझसे दोस्ती करोगे? अनुज का दोस्त और रूपाली एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। तभी उर्मिला वहाँ आ जाती है और दोनों को हाथ मिलाते देखकर अनुज के दोस्त को जोरदार थप्पड़ मारती है और दोनों को गलत समझकर रूपाली को बहुत सुनाती है। तभी अनुज वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को उनके बीच की सारी बात समझाता है। जो बातें वो फोन पर सुन रहा होता है, क्योंकि रूपाली ने फोन नीचे किया था, काटा नहीं था। जिसके बाद उर्मिला को अपनी छोटी सोच पर सच में बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है और वो जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेती है। सरला के बेटे रवि की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सरला की बहू सुमन बहुत ही सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी सुमन उसके कमरे में चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय, आप आराम करते करते थक गई होंगी ना। अरे बहू, आज तो इतनी जल्दी चाय लेकर आ गई, अभी तो चाय का समय भी नहीं हुआ है। वो माँ जी मैं यही सोच रही थी, आपको अभी चाय बनाकर पिला देती हूँ, तभी आपको थकावट महसूस ना हो। तू कब से मेरा ख्याल रखने लग गई? कोई काम करवाना है क्या या कुछ चाहिए? वो माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलना, मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है? माँ जी मैं कह रही थी आप ननद जी को घर बुला लो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे उसकी याद क्यों आ रही है? वैसे तो तू कभी पूछती नहीं उसके बारे में। माँ जी आपको तो पता है कि कोमल मेरी ननद है, इसलिए उसको बुला लो। अच्छा लेकिन वो अभी नहीं आएगी, यहाँ आकर बस तुम दोनों अपनी पार्टी करते रहते हो। माँ जी को कैसे समझाऊं कि मुझे ननद जी के साथ पार्टी ही तो करनी है। मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, लेकिन इनको मोमोज पसंद नहीं है तो मुझे खाने भी नहीं देती हैं। क्या हो गया? तू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन ननद जी को बुला लो। नहीं, वो अभी नहीं आएगी। 1 महीने बाद दिवाली है,
उसमें आ जाएगी तब मिल लियो। माँ जी, अगर आप ननद जी को घर नहीं बुला कर लाओगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, अगर ये अपने मायके चली गई तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप ननद जी को यहाँ बुला रही हो या मैं अपने मायके चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को बुला लेती हूँ, इसी बहाने मैं उससे भी मिल लूंगी। ठीक है माँ जी, आप आज ही कॉल करो, उनको घर बुलाओ। अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? तू जो मेरे लिए चाय लेकर आई थी वो तो देती जा। माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कब खाली है? और वैसे भी आप ही तो बोल रही थी कि ये कोई समय है चाय पिलाने का। सुमन इतना बोलकर सरला के कमरे से चली जाती है और अपने बाकी के रसोई के कामों में लग जाती है। और इधर सरला अपनी बेटी कोमल को कॉल करके घर आने के लिए कहती है। ऐसे ही दिन बीतता है और कुछ दिनों बाद कोमल घर आती है। कोमल को मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही वो घर में आती है, वो सबसे पहले सुमन के पास जाती है। कोमल को देखकर सुमन उससे कहती है, अरे वाह ननद जी, आप सबसे पहले मुझसे ही मिलने आ गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपसे मिलने आई हूँ। वो मैं तो क्या, वो क्या है ना कि मैंने बहुत दिनों से आपके हाथ के मोमोज नहीं खाए हैं। आप मेरे लिए मोमोज बना दो, जब तक मैं बाकी सबसे मिल लेती हूँ। बस तुम मुझसे इसीलिए मिलने आई थी? तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई क्या? क्या भाभी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? ये सब पूछने में आप बस अपना वक्त जाया कर रही हो। कोमल इतना बोलकर सरला से मिलने चली जाती है। कोमल का ऐसा बर्ताव देखकर सुमन खुद से कहती है, ना जाने मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो आते ही मुझे मोमोज का ऑर्डर देने लग गई, पर क्या कर सकती हूँ, अब मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सुमन इतना बोलकर कोमल के लिए मोमोज बनाने लग जाती है और कुछ देर बाद मोमोज लेकर कोमल के कमरे में जाती है। ये लीजिए ननद जी, आपकी भाभी के हाथ के मोमोज। अरे वाह भाभी, आपके हाथ के मोमोज में तो अलग ही स्वाद है। अच्छा, अब जाकर मेयोनीज लेकर आ जाओ। मेयोनीज? ये क्या होता है? अब मोमोज की जगह ये कौन सा नया शौक पाल लिया? भाभी, आपको मेयोनीज क्या होती है ये नहीं पता? क्या आप सच में नहीं जानती? माँ सही बोलती है कि बस आपको दिन भर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अच्छा, बाकी घर के काम तो तुम्हारी माँ करती है ना, मैं तो बस पलंग तोड़ती हूँ। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ मिलकर मजे करेंगे, लेकिन तुमको तो बस अपनी पड़ी है। भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा चलो जाओ और मेयोनीज लेकर आओ, मुझे मोमोज का स्वाद लेने दो। घर में कोई मेयोनीज नहीं है, अगर तुमको जरूरत हो तो तुम खुद बना लो। सुमन इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल आए दिन सुमन को मोमोज बनाने के लिए बोलती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुमन को मोमोज बनाने के बोलकर बाजार मेयोनीज लेने चली जाती है। कुछ देर बाद आकर मोमोज के साथ मेयोनीज और चटनी खाने लगती है। कोमल को ऐसे खाते देखकर सुमन अपने मन में कहती है, देखो तो जरा मोटी को कैसे मेरी मेहनत के मोमोज ठोस ठोस कर खा रही है, वो भी डब शैम्पू के साथ। भगवान करे इसके पेट में शैम्पू के बुलबुले उठे। बस मैं इतना बुरा क्यों बोलूं? सुमन कोमल को देख के मन में बोल ही रही होती है कि तभी कोमल सुमन को बुलाती है और कहती है, भाभी, आप मेरे मोमोज को ऐसे क्यों देख रही हो? अगर आपको खाना है तो मुझे बता दो ना। नहीं ननद जी, आप खुद ही खाओ, मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मोमोज के साथ शैम्पू खा जाऊं। सुमन इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और कोमल भी अपना खाना खाने में लगी रहती है। ऐसे ही सुमन कोमल को रोज मेयोनीज के साथ मोमोज खाती देखती। ऐसे ही एक दिन सुमन रवि को चाय देने कमरे में जाती है। रवि जी चाय। हाँ सुमन, लाओ दो। रवि जी, वो मुझे कुछ कहना था। ननद जी पता नहीं क्यों रोज रोज डब शैम्पू के साथ मोमोज खाती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उनके पेट में कोई दिक्कत ना हो जाए। तुम भी कुछ भी सोचती हो, वो कोई बच्ची है क्या जो शैम्पू के साथ मोमोज खाएगी? ज्यादा मत सोचो, और वो जो खा रही है ना, खाने दो। पर रवि जी, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत काम है सुमन। अब तू ना यहाँ से ना जा और मुझे ना काम करने दे। रवि सुमन को कमरे से बाहर भेज देता है और कमरा बंद करके अपना काम करने लग जाता है। इधर सुमन गुस्से में खुद से कहती है, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। एक वो मेरी ननद है जो शैम्पू के साथ मोमोज खाती रहती है, और एक मेरे पति हैं जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब मैं अपनी बातें बताऊं तो किसे बताऊं? सुमन खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके घर पर उसकी पड़ोसन विमला आती है।
अरे ओ कोमल बेटा, कहाँ है तू? लो, अब बस इनकी ही कमी थी। घर तो घर, अब तो बाहर वाले भी मेरी ननद का हाल चाल पूछने आ जाते हैं। अरे घर में कोई है क्या? जी विमला आंटी जी, बोलिए, आज आपके घर में किस चीज की कमी हो गई? आज आपको चीनी, तेल, प्याज, टमाटर क्या ला कर दूं? चुप कर बहू, आज मैं ये सब नहीं बल्कि तेरी ननद कोमल से मिलने आई हूँ। वो क्या है ना, बचपन में मैंने उसे गोद में खिलाया था और डव शैम्पू से नहलाया करती थी उसे। वो भी क्या ही दिन थे। हाँ, तभी तो आज डब शैम्पू के साथ मोमोज बैठकर खाती रहती है। अरे बहू, तो कुछ बोल रही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपने ननद जी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है, लेकिन अब ये बता कि तेरी ननद कहाँ है? वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है कोई डब शैम्पू लेने के लिए। अरे वाह, वो अभी तक डव शैम्पू ही लगाती है क्या? वैसे डव शैम्पू बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बालों के लिए नहीं बल्कि मोमोज के साथ खाने के लिए लेने गई हैं। क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता। बहू मुझे संभाल, ये बात सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। विमला इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। सुमन जल्दी से रवि को बुलाती है और उसको एक सोफे पर लेटा देता है। कुछ देर बाद कोमल घर आती है और विमला को बेहोश देखकर उससे पूछती है। सुमन उसको शैम्पू के साथ मोमोज खाने वाली बात बताती है और कोमल कहती है, भाभी, अगर आपको कुछ ना पता हो तो मत बोला करो। विमला आंटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, उनको कभी गलत मत बोला करो। और वो कोई शैम्पू नहीं बल्कि मलाई वाली मेयोनीज है, समझी, जिसको मोमोज के साथ खाया जाता है। कोमल सुमन को मेयोनीज चखाती है और उसको यकीन हो जाता है कि कोमल कोई शैम्पू नहीं बल्कि मेयोनीज खाया करती थी। सुमन कोमल से माफी मांगती है